मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, बस तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, बस तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुमको तेरी मंजिल, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका राहुल सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल के इस नए लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का, सभी वीडियो देखने वाले मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करता हूं। तो आज की जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए शून्य कोटि की अभिक्रिया से ही संबंधित है। हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का मात्रक और उसके लिए अर्धायु का व्यंजक, इतनी चीज पढ़ लिया है। तो आज के लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण और इससे संबंधित कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो बात समझ में आई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए देखो भाई, क्या देखना है कि आज हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण। ठीक है, सारे लक्षण पीछे आप पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। लक्षण मतलब आप कैसे जानोगे भाई कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है, इनकी कुछ पहचान है। देख करके आप बताओगे कि अभिक्रिया शून्य कोटि की, आपको देखने से पता चलेगा। तो आइए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण के बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात आप लिख सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पहली बात भाई, हम आपको ये बताएंगे कि यह किस वेग समीकरण का पालन करती है। तो आपको हमने बताया था, ऐसे लिख देता हूं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न वेग समीकरण, निम्न वेग समीकरण का पालन करती है। अब देखो भाई, इसके लिए वेग समीकरण का व्यंजक जनाब मैं आपको निकाल के बता दिया था, और वो व्यंजक कुछ इस टाइप का था। देखो, आपको हम बताए थे RT यानी T समय पर अभिकारक की सांद्रता बराबर -K0T, -K0T और प्लस R0। यहाँ R0 जो है वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, यानी शुरू में T बराबर 0 पर जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0, T समय -K0 शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक RT, T समय पर सांद्रता। या इसी को भाई आप लिख सकते हो, जब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करोगे तो इसकी रूपरेखा बदलेगी। ट्रांसफर करके हमने ऐसे भी बताया था, आप लिख सकते हो K0 इक्वल R0, K0 टू T को इधर कर दिया, माइनस, पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, RT
अपान टी। बात समझ में आई? या K0 बराबर x/t, ये थोड़ी नई बात है। K0 बराबर x/t। अब अपन समझा देंगे भाई कि यह x/t कैसे लिखोगे। तो हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि अभिकारक R प्रोडक्ट P में बदल रहा है, तो बहुत से बच्चे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को R0 से दिखाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं स्मॉल a से दिखाते हैं। तो t बराबर 0 पर मान लीजिए अगर इसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है तो प्रोडक्ट की सांद्रता भाई 0 होगी। अब t समय पर अब भी अगर इसका x मोल प्रति लीटर उत्पाद बना लेता है, x मान लेते हैं, x उत्पाद में बदल गया, तो अब इसका बचेगा क्या? जितना उत्पाद बना है प्रारंभिक में से उतना घटा दीजिए, यानी इसकी बची हुई t समय पर सांद्रता a - x होगी। बात समझ गए बच्चों? t बराबर 0 पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मोल प्रति लीटर, तब उत्पाद नहीं बना था, उत्पाद की सांद्रता 0 लिखी गई थी। अच्छा ठीक है, t समय पर a - x बची हुई सांद्रता और x उत्पाद बना लिया। तो अब आप लिख सकते हो भाई यहाँ पे K0 बराबर R0 प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a माइनस RT t समय पर सांद्रता a - x/t। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस x/t, a कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचेगा x/t। वही हमने यहाँ पर लिखा है। समझने के लिए कर लीजिए इसको शॉर्ट स्क्रीन। तो इस वेग समीकरण का पालन करेगी शून्य कोट की अभिक्रिया। अच्छी बात है, नोट करते चलिएगा। अगर कोई समस्या आएगी तो उस समस्या का निदान करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए दूसरी पॉइंट हम आपको बता देते हैं। तो आप जान गए शून्य कोट की अभिक्रिया इस वेग समीकरण का पालन करेगी। दूसरी बात, दूसरा लक्षण इसका, अब भाई दूसरा लक्षण ये है, जब इसके लिए ग्राफ खींचे थे, इस समीकरण की तुलना आप किए थे y बराबर mx प्लस c से। बता देता हूं, तो आपको ग्राफ में कुछ इस तरह से बताया था। यह देख लो भैया, x अक्ष पर आप टाइम को दिखाए थे, इस पर आप RT को दिखाए थे, RT, और यह R0 से ग्राफ शुरू होता था, इस तरह से रेखा मिलती थी, और इसकी प्रवणता यम जो है या ढाल इसी को कहते हैं, कुछ बच्चे इसी को ढाल कहते हैं। प्रवणता यम बराबर होता है -K0। इस समीकरण की हमने y बराबर mx प्लस c से तुलना किया था, तो ये देख लो y बराबर mx प्लस c। पिछले की वीडियो में इसका डिटेल मिल जाएगा, बस आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा। तो y की जगह पे RT, यम की प्लेस पे -K0, तो हमने कहा इसका प्रवणता -K0 के बराबर, x के प्लेस पे t, तो उसको x अक्ष पर दिखाया, c के प्लेस पर R0 जहाँ से ग्राफ शुरू होता है। तो इस तरह से ग्राफ मिलता है और इस ग्राफ की प्रवणता -K0 के बराबर होती है। किस कोट के लिए? शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। तो ये आपको समझने के लिए बताया। दूसरी पॉइंट कि शून्य कोट की अभिक्रिया की जो ग्राफी निरूपण होता है उसमें प्रवणता यम -K0 के इक्वल होती है। चलिए अब तीसरी बात आपको बता दें भाई, तीसरी की बात की है क्या कि जो इसके लिए R होता है, R वह सदैव स्थिर होता है। R मतलब अभिक्रिया की दर, जो शून्य कोट की अभिक्रिया है उसकी दर
हमेशा स्थिर रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है। ये भी हम पीछे बता दिए थे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर आर, किससे दिखाते हैं? आर से, का मान, आर का मान सदैव स्थिर रहता है। आर का मान क्या होगा? स्थिर। और एक और बहुत बढ़िया बात आपको बता दूं कि इसके लिए आप ये भी जानते हैं आर बराबर होता है के, यानी दर जो है दर स्थिरांक के बराबर होती है। दर स्थिरांक के बराबर, ये आप पीछे भी पढ़े हैं। अब चौथी बात, हमने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि इसके लिए आर और के दोनों के मात्रक सेम होते हैं, दोनों की यूनिट एक ही होती है, और वह मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होती है। तो लिख देते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आर का मात्रक बराबर होता है के मात्रक के, यानी आर और के दोनों के मात्रक बराबर होंगे भाई, और वह होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर समय सेकंड में मापी गई होगी तो सेकंड इनवर्स होगा, अगर समय का मात्रक मिनट में होगा, मतलब समय मिनट में मापी गई होगी, तो इसका मात्रक मिनट इनवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इतने लक्षण हमने बताए। इस वेग समीकरण का पालन करेगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसकी प्रवणता -k0 के बराबर होती है। ग्राफ इस टाइप का होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर सदैव स्थिर रहती है, यानी इसका मान बदलता नहीं है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आर और के दोनों के मात्रक समान, मोल इंटू लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1 होता है। ठीक, अब इतना कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। इसके बाद में एक आध दो पॉइंट और बची है, 2 पॉइंट बता करके फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए कर लीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन, मिटा दे रहे हैं, बहुत अच्छा, करिए शॉर्ट स्क्रीन। अब आगे 5वीं पॉइंट मिटा के लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में उसी के आगे लिखते जाइएगा नोट्स में। चलिए इंटरेस्टेड ढंग से पढ़ाई जारी रखते हैं। अब एक और बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, पांचवी बात कि देखो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है भाई, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है। मतलब अगर शुरू हो गई तो ऐसा नहीं कि पूरा नहीं होगी, वह पूरी तरह समाप्त होती है, और उसको पूरा होने में A/K या R0/K के बराबर समय लगेगा। ऐसा भी हम पीछे बताए थे। तो चलिए लिखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, सदैव पूर्ण होती है, पहली बात। और
इसी में जोड़ दे रहा हूं। इसको पूरा होने में बड़ी अच्छी बात है। R0 बटे K, R0 प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की, और यह K शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, या इसको K0 से भी इंगित कर सकते हैं। K बराबर R0 बटे K0। R0 मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और K0 मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। K बराबर होती है ये रहा। और नेक्स्ट और लास्ट बात मैं आपको बता करके फिर इसके लक्षण को समाप्त करते हैं। चलिए छठी पॉइंट, अगर मान लेते हैं भाई, क्या मानोगे, यदि T1 समय पर अपन मान लेते हैं उत्पाद की सांद्रता दी हो, उत्पाद T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता सपोज कर लीजिए P1 है, और T2 समय पर जो उत्पाद की सांद्रता होती है P2 हो जाती है। तो इसके लिए जब K लिखोगे K0 तो बराबर अंतिम सांद्रता P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1, यानी जैसे दर लिखते हैं, क्योंकि दर और दर स्थिरांक दोनों शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो K0 P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1। P1 T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता और P2 T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता है। तो चलिए आप बेहतर समझ गए होंगे कि क्या हमने बताया। तो इस प्रकार से शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए लक्षण खत्म हो गया, समझ गए भाई, लक्षण जो है इसका समाप्त। अब देखिए एक बहुत मजेदार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शून्य कोट की अभिक्रिया से ही संबंधित, उसके बारे में जस्ट कुछ ही चंद मिनट में आपके सामने वो क्वेश्चन होगा और आप अपने दिमाग को खोलिएगा, विचार विमर्श करिएगा, अपने माइंड को दौड़ाइएगा उस क्वेश्चन के पीछे। देखिए सॉल्यूशन निकल कर के आएगा और मैं बता रहा हूँ। तो इसको पहले शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे की चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो भाई, कर लिए होंगे शॉर्ट स्क्रीन। अगर आप जुड़े रहेंगे सर्वोदय ग्रुप से तो कोई भी समस्या मैं आपको आने ना दूंगा भाई, लेकिन पहले जुड़िए तो सही, और जो बताता हूँ उसको रिवीजन तो करिए। आइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बोल रहे हैं और लिख भी रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो भाई, प्लेटिनम की सतह पर भाई, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन, शून्य कोट की अभिक्रिया है, शून्य
कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो आपको निकालना है भाई, तो N2 तथा H2 के बनने की दर ज्ञात कीजिए, के बनने की दर ज्ञात कीजिए यदि के बराबर, देखिए एक चीज से कंफ्यूज न होइएगा, केस लिख दिया जाए तब भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का है तो उसका वेग स्थिरांक, या अगर K0 लिख दिया जाए तब भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.5 गुणे 10 के पावर -4 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो एक दो बार क्वेश्चन को बखूबी पढ़िए। करा कि प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का जो अपघटन है वह किस कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की। और अपन अभी पढ़ के आ रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो आपको N2 और H2 के बनने की दर बताना है। प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का जो अपघटन है किस कोटि का है? शून्य कोटि का है, शून्य कोटि का है। आपको निकालना है N2 और H2 के बनने या उत्पादन की दर, और दिया है K का मान 2.5 गुणे 10 के पावर -4 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर केवल इतना देता तो आप मात्रक देख के बता दोगे कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ही K0 का मात्रक आप निकाल के आए हैं मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो मात्रक भी देखने से आपको पता चल रहा है कि अभिक्रिया किस कोटि की है? शून्य कोटि की। और दिया भी है कि अभिक्रिया किस कोटि की है? शून्य कोटि की। और आप उदाहरण में भी पढ़े हैं कि अमोनिया का जो अपघटन होता है प्लेटिनम की सतह पर या गोल्ड की सतह पर, वह अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है। बात समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए भाई आप समझियो, सबसे पहली बात तो इस NH3 के अपघटन की अभिक्रिया लिखेंगे। कह रहा कि प्लेटिनम की सतह पर क्या हो रहा है? अमोनिया का अपघटन हो रहा है, अभिक्रिया शून्य कोटि की है। तो आपको निकालना है N2 और H2 के बनने या उत्पादन की दर। दिया है K0 का मान 2.5 गुणे 10 के पावर -4 मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आई? आ गई बात सबको समझ में? चलिए, तो भाई प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। निकालना है N2 और H2 के बनने की दर। अगर K0 का मान 2.5 गुणे 10 के पावर -4 मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स है। तो आइए अब देखो भाई, हाँ देखो क्या है, पहले अभिक्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया। तो आप जानते हैं भाई NH3 जो है, नहीं तो पहले जो दिया है लिख लीजिए। दिया है क्या आपको? दे दिया है क्वेश्चन में K0 का मान, और बाकिया कुछ भी नहीं दिया है। K0 बराबर 2.5 गुणे 10 के पावर -4 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर नहीं देता कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, केवल K0 का मान देता, तब भी आप जान जाते कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है। बोलो कैसे? मात्रक देख करके, क्योंकि मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मात्रक ये होता है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। बात समझ गए? ठीक है, तो K0 का मान दिया है भाई।
अब अपन अभिक्रिया लिखते हैं। क्या लिखेंगे? रिएक्शन। क्या? अभिक्रिया। चलिए तो लिख लीजिए। आप इस तरह से पढ़े हैं NH3 2NH3 का जब प्लेटिनम की सतह पर अपघटन होता है तो N2 बचता है, बनता है और 3H2 इस तरह के प्रोडक्ट। अब इसका मतलब कि 2 मोल अमोनिया अगर टूटेगा भाई, ताप रूप मान लीजिए दे दिया गया, तो 1 मोल NH2 बनेगा, N2 बनेगा और 3 मोल H2 बनेगा। मतलब 2 मोल अमोनिया टूटेगा तो 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन बनेगा। तो अब इसको अगर एक में, या ऐसे लिख लीजिए, अगर 1 मोल अमोनिया टूटेगा NH3 अंडर वो चेंज इनटू गरम कर दिया गया 1/2 N2 होगा प्लस 3/2 यानी 3/2H2। सब गैस अवस्था में है। ये भी गैस अवस्था में और ये भी गैस अवस्था में। गैस अवस्था, ये गैस अवस्था और जीफा गैस अवस्था। तो अभी हमने अभिक्रिया लिखा, बात समझ गए। अब ये लिख लेते हैं क्या क्या आपको निकालना है। समझ गए मेरी बात? निकालना क्या है भाई? चलो, N2 के बनने की दर या उत्पादन की दर। N2H2 बन रहा है, NH3 खर्च हो रहा है, तो N2 के बनने की दर यानी डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 बटे डेल्टा T। N2 के बनने की दर यही तो होगी भाई, बराबर वाट निकालना है, और डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 बटे डेल्टा T। चलिए ना भाई, बराबर वाट। यही दोनों निकालना है। दोनों उत्पाद थे, बन रहे हैं, इसलिए माइनस चिन्ह नहीं लगाया। तो N2 के बनने की दर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 बटे डेल्टा T होगा। H2 के बनने की दर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 बटे डेल्टा T। दोनों फाइंड आउट करना है। और ये दर कैसे लिखते हैं? सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल, पीछे मैं बताया था। तो N2 के बनने की दर निकालना है, H2 के बनने की दर निकालना है, तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 बटे डेल्टा T, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 बटे डेल्टा T, दोनों की वैल्यू निकालना है। क्या किया मैंने? K0 दिया था 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब अभिक्रिया मैंने लिखा और अभिक्रिया के बाद जो निकालना था उसको हमने लिख लिया। समझ गए मेरी बात? बात सबको समझ में आ गई? तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए क्वेश्चन। अब इसको मिटा करके मैं सॉल्व करता हूँ। इतना शॉर्ट स्क्रीन करिए, अब केवल क्वेश्चन मैं मिटाऊंगा और इसको हल करूंगा। चलिए भाई, क्योंकि नीचे सॉल्यूशन की सारी चीजों की जरूरत होगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आप जानते हैं भाई, इसके लिए दर लिखेंगे रेट। अभिक्रिया के लिए दर R बराबर, जब इसकी दर लिखेंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3 बटे डेल्टा T। ऐसा हमने बताया है फार्मूला, बराबर। अब माइनस नहीं लगेगा क्योंकि N2 और H2 दोनों प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, तो लिखेंगे डेल्टा। और आपको ये भी बताया गया है, ये लिख लेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 और बटे डेल्टा T। लेकिन जनाब भूलिए मत, इस स्टाइसोमेट्रिक गुणांक वाली संख्या से भाग कर देते हैं। तो जब 1/1/2 लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। इस स्टाइसोमेट्रिक गुणांक वाली संख्या से भाग करते हैं औसत दर या तात्क्षणिक दर लिखने पर, या आप कह लीजिए D लिख लीजिए, क्योंकि औसत नहीं बल्कि तात्क्षणिक दरों का प्रयोग करते हैं। तो ये लिख लीजिए D एक्टिव मास ऑफ DT, D एक्टिव मास ऑफ H2 बटे DT। ये ज़्यादा सुटेबल होगा। यहाँ भी D और यहाँ भी D। समझ गए? चलिए, लेकिन यहाँ 2 होगा। आप सोच रहे होंगे गुणा कैसे हुआ? तो 1 में 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। वही कंडीशन है, 1 में 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, उल्टा हो जाएगा।
और डी एक्टिव मास ऑफ H2 बटे क्या लिख देंगे भाई, dt। यह इसके दर का फार्मूला। और वो कैसे 2/3 आया, जब 1 के बटे 3/2 करेंगे भिन्न के बटे भिन्न, तो नीचे वाली भिन्न उल्टा हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ गए होंगे, यही चीज समझने की है। अब हमने दर के फार्मूले से लिखा है, अभिकारक था इसलिए ऋण चिन्ह लगाया, डी एक्टिव मास ऑफ NH3 बटे dt, और यहां भी बराबर 2 स्टोइचोमेट्रिक गुणांक वाली संख्या यानी इसके पहले लिखी गई संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, डी एक्टिव मास ऑफ N2 बटे dt बराबर 2/3 डी एक्टिव मास ऑफ H2 बटे dt। क्लियर। अब देखो आपको इतना निकालना है, डी एक्टिव मास ऑफ N2 बटे dt और डी एक्टिव मास ऑफ H2 बटे dt। R से तुलना कर दीजिए, लेकिन सोचिए भाई कि R आपको दिया तो है नहीं, K0 दिया है। लेकिन जनाब थोड़ी मेरी बात तो याद करिएगा, मैं अभी आपको कुछ देर पहले भी और पिछले भी लेक्चर में आपको बताया हूं, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, R बराबर K0, यानी ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो K0 और R दोनों 2.5 × 10⁻⁻4 होंगे। बात समझ गए। चलो भाई अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, आप सिस्टमेटिक लिखिएगा। आइए अब मैं यहां लिख देता हूं, इतने में आपको निकालना, इसकी तुलना एक बार R से कर दीजिए, एक बार इसकी तुलना R से कर दीजिए, सारे मान निकल जाएंगे। तो लिखिएगा 2 डी एक्टिव मास ऑफ N2 बटे dt बराबर R, और R की जगह आप लिख सकते हैं K भी, R लिखिए या बराबर R, और शून्य कोट की अभिक्रिया के R बराबर K0, तो लिख सकते हैं बराबर K0। आपको इतने का मान चाहिए ना भाई, जब इतने का मान आपको चाहिए तो अब आप निकालेंगे, 2 को उधर भेज दीजिए, डी एक्टिव मास ऑफ N2 बटे dt बराबर K0 बटे 2। बात समझ में आई। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसे कैसे लिख रहा हूँ समझिएगा, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया। ठीक, चलिए तो लिखेंगे डी एक्टिव मास ऑफ N2 बाई dt और K0 का मान 2.5 × 10⁻⁻4 बटे 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.25। तो लिखेंगे डी एक्टिव मास ऑफ N2 बाई dt इक्वल 1/1.25 × 10⁻⁻4, और दर का मात्रक वही जो K का मात्रक, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। बात समझ गए, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स हमने तुलना करके निकाल दिया। क्लियर। चलिए अब उसके बाद आपको अभी एक चीज निकालनी है, डी एक्टिव मास ऑफ H2 बटे dt, उसको मैं यहां लिख देता हूं। समझिएगा कैसे लिख रहा हूं, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां, फिर दूसरी बात, ये आप पहली चीज निकाले हैं फर्स्ट। सेकंड चीज आप जब निकालेंगे सेकंड, तो ये है डी एक्टिव मास ऑफ H2 बाई dt और मल्टीप्लाई है किससे, 2/3 से, बराबर R, और R K0 के बराबर, तो बराबर लिख सकते हैं K0। अब आपको पता है कि केवल आपको डी एक्टिव मास ऑफ H2 बटे dt का मान चाहिए, तो डी एक्टिव मास ऑफ H2 बटे dt और इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, उल्टा हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में, मल्टीप्लाई बाई K0
अब बताओ भाई, अब निकालोगे तो डी एक्टिव मास ऑफ H2 बटे dt बराबर 3/2 गुणे K0 का मान यहाँ से 2.5 गुणे 10 के पावर -4, 2 से अभी आपने डिवाइड किया तो 1.25 आया, और जब गुणा करेंगे तो आएगा 3.75 गुणे 10 के पावर -4, और दर का मात्रक आप जानते हैं मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ करके आप सारे क्वेश्चन को रटना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉपी पेन साथ लेकर के बैठिए, लगाने की कोशिश करिए, और कॉन्सेप्ट को समझ करके लगाएंगे तो क्वेश्चन को आप बखूबी सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों में। तो इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, देयर आर नो प्रॉब्लम्स, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे हमने लगाया, रिएक्शन लिखा, दर का फार्मूला लिखा जो निकालना था, मेन पॉइंट थी R/K0 के बराबर, यही सब करके हमने यहाँ तक रिजल्ट ला लिया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझ करके इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, और आपको तब उसके बाद में कुछ बातें बताता हूँ, कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। लिखा कैसे हूँ, क्वेश्चन पहले लिखा गया था, जैसे सीरियल वाइज लिखा हूँ वैसे आप नोट में लिखेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो आप शॉर्ट स्क्रीन करिएगा। अब आप बताइए स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली बात कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, बेहतर समझ पाए कि नहीं कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स को। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करिए, ताकि आपके हर फ्रेंड तक यह वीडियो पहुंच सके और वह केमिस्ट्री के बेहतर कॉन्सेप्ट को समझ सके। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। लेसन ख़त्म होने के बाद सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, धन्यवाद।